सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उदारवाद के प्रमुख चरण जो कि हमारे बुक्स में बताए गए हैं, जो कि 3 बताए गए हैं। पहला है पुरातन, आधुनिक और नव उदारवाद। तो आज की वीडियो में इसका मतलब समझेंगे, इनके कौन से समर्थक हैं वो, और इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदारवाद के सिद्धांत के विभिन्न चरण। ठीक है, पहला अगर इसका समझें कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि उदारवाद का मतलब क्या होता है, कि उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक शासन, यानी जो संविधान के थ्रू चले जो ज़्यादा लोकतंत्र देश की सरकारों में होता है, बाजार अर्थव्यवस्था हो और सीमित सरकार के हस्तक्षेप हो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर। ठीक है, ये सारी गुण अगर पाए जाएं वो उदारवाद विचारधारा के होते हैं। इसके 3 प्रमुख चरण हैं। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पुरातन उदारवाद, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 17वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। ठीक है, जब यूरोप में निरंकुशता, धार्मिक अधिन्यायवाद और समानवाद से जूझ रहा था। यानी कि जब यूरोप के अंदर तानाशाही सरकारें, यानी कि एक सत्ता का शासन इत्यादि, इन सब चीज़ें क्या बहुत हाई लेवल पे हो रही थी, तब पुरातन उदारवाद की मांग उठी थी, जिसके अंदर व्यक्ति को समाज और राज्य से ऊपर रखते हुए उनकी स्वतंत्रता की रक्षा पर बल दिया गया था। यानी फ्रीडम्स की बात करी गई थी। और निरंकुश समाज के अंदर ऐसी किसी भी बात नहीं करी जाती। यानी निरंकुश जहाँ समाज हो, जहाँ तानाशाही होगी, वहाँ पे जनता की स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं होगी, ना अधिकार होगा। ठीक है, एक तरह से तानाशाही चलेगी। ठीक है, तो उसी टाइम जो जनता थी, यानी उस टाइम को जो समाज था वो परेशान हो गया था, तो उन्होंने फ्रीडम की बात करी गई थी कि राज्य से ऊपर भी भाई लोगों का फ्रीडम होता है, उनके ऊपर जानबूझ के दबाव ना डाला जाए। पुरातन उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों और सीमित सरकार पर बल देने वाली विचारधारा का समर्थन करता है, जो मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था का क्या करता है, समर्थन करता है। यानी कि ओपन मार्केट होनी चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए जहाँ पे एक सारे लोग आ सकें, व्यापार कर सकें और अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकें। ठीक है, और अपने अधिकार भी पा सके। सरकारों को ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, जानबूझ के कोई ऐसे कानून नियम ना थोपे जाएं जो व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करे। जहाँ पे राज्य का तो हित हो रहा है लेकिन व्यक्ति का भविष्य खराब हो रहा है, ऐसे नियमों का ना बनाया जाए। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख विचारक थे, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेसी बेथम और जे.एस. मिल, इन सब के बारे में तो आप पढ़ चुके हो। ये सब फ्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की मांग करते हैं, समानता की मांग करते हैं, संवैधानिक सरकार की मांग करते हैं। तो उदारवाद के पक्के समर्थक हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। व्यक्ति की सुरक्षितता, यानी समाज और राज्य से पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि राज्य अपने लाभ के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन ना करे। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, सरकार केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित रहे, यानी कि जब जरूरी हो तभी इंटरफेयर करे, उससे पहले ना करे। मुफ्त बाजार होनी चाहिए जहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो, निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जब लोग व्यापार करेंगे या व्यापार करने से लाभ होगा, लाभ करने से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा जितना वो चाहे। अब ऐसे में क्या होगा, समाज में अच्छी वस्तुएं आती हैं। आप सबको पता है जहाँ जहाँ पे कंपटीशन होता है हमेशा अच्छी चीज़ों का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल आप जियो का ले सकते हो। पहले इंटरनेट कितना महंगा था, लेकिन जब ओपन मार्केट है सब आ सकते हैं। जब जियो की एंट्री हुई तो आज देखो इंटरनेट कितना सस्ता है, कितनी जल्दी एक्सेस हो जाती, पहले नहीं थी। तो ओपन मार्केट होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। कानून का शासन होता है, यानी कानून का शासन में सभी के लिए समान कानून न्याय की व्यवस्था बनी रहती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी शासन जनहित से है, यानी कि जनता ही अपना नेता चुनती है और नेता जो चुनी जाएगी अगर वो जनता के प्रति काम नहीं करेंगे तो जवाबदेही भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारे इसकी पुरातन उदारवाद की। अब इसकी आलोचना है, आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ओपन मार्केट होगी वहाँ पे अमीर और गरीब का अंतर तो होगा ही होगा। आप भारत देख सकते हो, भारत में हर तरह के लोग हैं, एक तो बहुत अमीर हैं और एक बहुत गरीब हैं। ठीक है,
गरीब मजदूरों और महिलाओं की अपेक्षा हुई है, इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। श्रमिकों का शोषण होता है, और इन सब की मांग जो है आगे चल के जब हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे मार्क्सवाद आएगा, जो श्रमिकों के शोषण की मांग करता है कि भाई यहाँ पे इनका शोषण हो रहा है, इनको अच्छा बनाया जाए, ठीक है, इनको ठीक करने की। सामाजिक न्याय कल्याण का अभाव रहता है, जहाँ पे ओपन मार्केट रहता है वहाँ पे सोशल वेलफेयर की बातें बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ इनका लाभ कमाना ज़्यादा मेन होता है, लेकिन जहाँ पे सरकारों का हस्तक्षेप होता है वो समाज कल्याण की बातें ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब आता है आधुनिक कल्याणकारी उदारवाद। ये 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में पूंजीवाद से उत्पन्न गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में ये विचारधारा विकसित हुई थी, ठीक है। क्योंकि हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बताया गया था कि एक औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, जहाँ पर गरीबों के साथ शोषण हुआ, और ये वही टाइम पीरियड था जहाँ मार्क्सवादी वर्ग सामने आया था। आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता और राज्य की सक्रिय भूमिका पर बल देने वाली विचारधारा है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन करता है। यानी कि इसमें राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, पहले नहीं थी, लेकिन अब मांग कर रहे हैं कि हाँ राज्य को इंटरफेयर करना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। इसके टी.एच. ग्रीन, जॉन मेनार्ड, आइजा बर्लिन, ये सब क्या हैं, इसके समर्थक हैं। अब आता है इसकी प्रमुख विशेषताएं। सकारात्मक स्वतंत्रता, केवल बाधा से मुक्ति नहीं बल्कि आत्मविकास भी होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य, और एक ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताएं, क्योंकि आदर्श राज्य की विशेषता बताएं या लोक कल्याण राज्य की विशेषता बताएं, यानी एक अच्छे राज्य का निर्माण कैसे करते हैं। ये टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलो, कल्याणकारी राज्य यानी कि अच्छा राज्य कहाँ होगा, जहाँ पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सामाजिक सुरक्षा हो, एक अच्छी सरकार का निर्माण हो, एक कानून व्यवस्था अच्छी हो। तो ये सब चीज़ें होने से क्या होता है, एक अच्छे राज्य की निर्माण होती है। राजकोषीय हस्तक्षेप यानी सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए। सरकारी आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से निपटने के लिए नीतिगत कदम उठाने चाहिए, ठीक है, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। आर्थिक न्याय, अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी कि लोगों को रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए, और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी होनी चाहिए, यानी कि हर सरकार को अपने राज्य में इतना तो व्यवस्था बनानी चाहिए, अगर कोई हमारे राज्य का वैक्स है तो एक न्यूनतम एक अच्छा जीवन यापन तो वो कर सके। अच्छा जीवन यापन करने का मतलब कि एक अच्छा सा रोज़गार मिल जाए, डिसेंट सा घर, सुरक्षा मिले, पानी मिले, हवा मिले अच्छी चीज़, ये सारी चीज़ें। लोकतांत्रिक समाज सामाजिक समावेशन और समानता पर बल देता है। अब इसकी आलोचना क्या है, अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप से बाजार विकृत हो जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छी वस्तुएं नहीं आएंगी, वस्तुएं नहीं आएंगी तो लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा तो फिर लोगों में काम करने की भावनाएं कम होंगी। नौकरशाही का विस्तार, जहाँ सरकार से इंटरफेयर होगा वहाँ पे भ्रष्टाचार होगा ही होगा। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि राज्य पे निर्भर रहेगी, राज्य जब उसको बना के देगा तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम करेगा। अब आता है नव उदारवाद, 1970 के दशक से लेके अब तक का है, ये आज भी है। वैश्विक आर्थिक मंदी, कल्याणकारी राज्य की असमता और मुद्रास्फीति के दौर ने नव उदारवाद को जन्म दिया है। नव उदारवाद बाजार की स्वतंत्रता, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर बल देने वाली विचारधारा है, यानी कि अब विश्व स्तर पर बाजार होना चाहिए, यानी कि सारे देश कनेक्ट हो सके अब एक दूसरे के साथ और अच्छा व्यापार स्थापित कर सके, जो राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का समर्थन करती है, यानी राज्य इंटरफेयर तो करे लेकिन कम करे, फ्री ट्रेड की मांग करती है। और आज के टाइम पे देखो, जैसे हमारे इंडिया में देख लो, ट्रेड फेयर होता है, अलग अलग राज्य के लोग आते हैं, बहुत बढ़िया होता है। अब आता प्रमुख विचारक और नेता, ये सारे हैं मिल्टन, फ्रेडरिक, मार्गरेट, ये सब नव उदारवाद के समर्थक हैं। अब इसका विशेषता क्या है, मुफ्त व्यापार और वैश्वीकरण का समर्थन करना, यानी कि वैश्विक पूंजी वस्तुओं के प्रभाव से स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आप सबको पता है कि विश्व स्तर पर व्यापार होता है तो विदेशी मुद्रा भी आती है, विदेशी मुद्रा आने से एक देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। निजीकरण, सार्वजनिक सेवाओं और उद्योगों का निजीकरण होता है, और आज भी देखो वैश्वीकरण से क्या बहुत फ़ायदा होता है
कि कोई ऐसा मान लो हमारे इंडिया का ब्रांड है, अब हल्दीराम ले लो, ज़रूरी हल्दीराम इंडिया में ही है? हल्दीराम जो है फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, यानी विदेशों में भी हमारे व्यापार क्या स्थापित हो गए हैं। हम अमेरिका के ब्रांड जैसे नाइक है, ज़रूरी नाइक में ही वहाँ पे उनके स्टोर इंडिया में भी हैं। तो वैश्वीकरण से क्या होता है? व्यापार बढ़ता है। राज्य की असीमित भूमिका, सरकार केवल नियामक यानी जो रूल्स और रेगुलेशन ही बना सकती हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री का बिजनेस स्थापित हो रहा है तो रूल्स रेगुलेशन के तहत काम कर रहा है तो सरकार उसे सुरक्षा देगी, परेशान नहीं करेगी। निवेश को प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और व्यापार के अनुकूल वातावरण। उपभोक्तावाद, नागरिक से अधिक उपभोक्ता की भूमिका को महत्व देता है। ठीक है। अब इसकी आलोचना है सामाजिक असमानता में वृद्धि, सार्वजनिक सेवाओं की अपेक्षा, पर्यावरणीय श्रमिक अधिकारों की अनदेखी, क्योंकि आज देख लो हमारा पूरा दुनिया ही पर्यावरण से कितना परेशान है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का वर्चस्व, उदारवाद। अब इसका निष्कर्ष देख लो अपना, पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरातन उदारवाद स्वतंत्रता और न्यूनतम राज्य की वकालत करता है। आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय कल्याणकार को जोड़ देता है, कल्याणकारी राज्य निर्माण करता है, यानी सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य स्थापित होना चाहिए और सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए। नव उदारवाद आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण को प्राथमिकता देता है, यानी कि बाजार हो, बड़े स्तर पर हो, सरकार का इंटरफेयर हो लेकिन नियम के अनुसार हो। ठीक है। हर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। आज के युग में आवश्यकता है कि इन तीनों दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि तीनों में अच्छे अच्छे गुण भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन तीनों को हमें मिला जुला के आज के देश में ये चीज़ें चलानी पड़ेगी। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक क्षमता यानी दक्षता तीनों को समाहित कर सके। ठीक है। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आया है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, नव उदारवाद। अगर कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर यू।